ये आपका आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलो तो वन बाय वन आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स। आप उसको एकदम सिंसियरली अटेम्प्ट करके उसका आंसर दो। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। कल जो हमने पढ़ा था ना, कल एक क्वेश्चन मैं नहीं करवा पा रहा था आपसे, वही क्वेश्चन ये है बेस्ड ऑन द डाइपोल। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि अब न्यूमेरिकल करना है तो क्लास करने का क्या फायदा है, और न्यूमेरिकल से तो बेटा एग्जाम में आएगा, है ना। थ्योरी तो आपके एनसीईआरटी के लिए सही है, लेकिन बेसिकली जो मेन जो आएगा वो न्यूमेरिकली तो आएगा, है ना। कि आपके एग्जाम में जो चीज पूछी जाएगी वो तो न्यूमेरिकली होगा ना। ओके, कुछ आंसर मेरे पास आए हैं, लेट मी चेक। कैपेसिटर्स तो नहीं हो पाएंगे बेटा अभी, कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है अभी, कैपेसिटर तो वैसे भी थोड़ा लेट ही होता है वो।
लेकिन एनसीईआरटी लेवल की कैपेसिटर अगर आप कंडक्टर पढ़ लोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। तो कंडक्टर का ही एक्सटेंडेड होता है। हाँ निहाल, आपका आंसर सही है। योर आंसर इज करेक्ट। वो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने में गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। थोड़ा सा आंसर में जो वेरिएशन आ रहा है ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पॉइंट मास का लेना है, रॉड तो मासलेस है। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। कुछ आंसर आए हैं, कुछ सही भी हैं, कुछ नहीं भी सही है। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो क्या है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में है। कल जो हमने डिस्कस किया था कि प्लस क्यू के ऊपर फोर्स फील्ड के अलोंग लगेगा और माइनस क्यू के ऊपर एक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो अगर हम स्लाइटली इसको डिस्प्लेस कर दें तो एक इसके ऊपर क्लॉकवाइज टॉर्क लग जाएगा, जो कि इसको वापस ले आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुकेगा थोड़ी, बिकॉज इट विल हैव सम वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये ऐसे हो जाएगा, और ऐसे जब होगा तो फिर से वापस से उसको वहां चला जाएगा और ये ऑसिलेट करेगा, है ना। तो ऑसिलेट करेगा ये, है ना, इट विल ऑसिलेट, है ना। और ऑसिलेशन में भी कल मैंने प्रूव किया था कि इट विल परफॉर्म एसएचएम फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो परफॉर्म करेगा वो क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम, है ना। वो थोड़ा वो ये थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रही है आपके सारे के आंसर में। मेरे पास एक्चुअली 3 तरह के आंसर आ चुके हैं, ए बी एंड सी, है ना। डी किसी का नहीं है। तो ए बी और सी तीनों आंसर कर रहे हैं कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो सिर्फ ए है। तो मैं चेक करता हूँ इट विल ऑसिलेट। और कल मैंने बोला था कि इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई अंडर रूट ऑफ पी बाई आई हो जाएगा। तो उसका एज ए फॉर्मूला यूज कर लो आप कि पी अगर डायपोल मोमेंट है, और देखो कितना कम से हो रहा है ये, से अबाउट 5 डिग्री। मतलब थीटा स्मॉल है तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। अगर थीटा लार्ज होता तो एसएचएम नहीं भी होता है। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ पी बाई आई हो जाएगा। तो पी की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि इसका जो डायपोल मोमेंट होगा, है ना, टाइम पीरियड तो पूछा हुआ है ना। तो ये हमने ले लिया सर। टाइम पीरियड बाय 4 नहीं होगा? ये आंसर सही दिया भाई क्या? मैं चेक कर लेता हूँ आंसर में हो सकता है। हाँ यही दिया हुआ है मेरे पास, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा आंसर आ रहा है। नहीं अभी तो हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, बाद में T/4 ले लेंगे। तो टाइम पीरियड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पी की वैल्यू जो हो जाएगी वो चार्ज इंटू एल हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई बाई पी होता है, पी बाई आई होता है। चेक कर लेते हैं टाइम पीरियड जब निकालना है तो टॉर्क इक्वल टू होता है पी थीटा, है ना। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी बाई आई,
है ना, इंटू थीटा। तो ये चीज ओमेगा हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो होगी वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ I/P हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है ना, कि टाइम पीरियड की जो, सर कल ठीक लिखवाया था आपने। कल ठीक लिखवाया था, हाँ हो सकता है कुछ गड़बड़, I/P हो जाएगा। तो ये कल डिराइव किया था ना, तो डिराइव में तो फॉर्मूला ठीक ही लिखते हैं, है ना। तो ये आपका आ गया। अब इसमें हम सबसे पहले P ले लेते हैं, तो PQL हो जाएगा। वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट निकालते हैं। तो सेंटर के अबाउट निकालेंगे तो दो मास है ना, एक का मास हो जाएगा m इंटू L/2 का स्क्वायर, क्योंकि सेंटर से उसके डिस्टेंस तो L/2 ही होगी, प्लस दूसरा भी था m इंटू L/2 का स्क्वायर। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/2 हो जाएगा, है ना। तो ये तो टाइम पीरियड हो गया, लेकिन ये जो पूछ रहा है, ये टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा है। इट इज शोन द मिनिमम टाइम नीडेड रॉड टू बिकम द पैरेलल ऑफ फील्ड, मतलब सिर्फ इस पोजीशन से यहां तक आने में। तो ये तो पूरे साइकिल का 1/4 है ना, ये जो टाइम है दिस इज T/4 है एक्चुअली, हाँ, कि 1/4, क्योंकि पूरी साइकिल में तो इस तरह से ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली आपका 1/4 है, तो यहाँ से 1/4 आ गया। और टाइम पीरियड की वैल्यू आप पुट कर दो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I की वैल्यू आपने mL²/2 निकाल ली है, भाई आपका P हो जाएगा Q इंटू L इंटू E आ जाएगा। तो इससे आप सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है आपका आंसर, है ना। तो मेरे ख्याल से यही सही आ रहा है जो लिखा हुआ है, ये गलत है? हाँ सही है, यही सही है। भाई यहाँ से आपका आ जाएगा π/2 बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ एक L की पावर कैंसिल हो गई, mL/2। तो इसमें मिस्टेक या तो हो सकता है आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हो गई होगी, वैसे होनी नहीं चाहिए, या टाइम पीरियड का 1/4 नहीं लिया होगा सिर्फ। 7/4 नहीं करने पा रहा अभी। हाँ, क्योंकि 1/4 तो लेना पड़ेगा ना आपको। तो इसने ये नहीं पूछा है कि टाइम पीरियड कितना होगा, मिनिमम टाइम में जब ये पैरेलल हो जाए, मतलब ये जो सिचुएशन है साइकिल का 1/4 है, फिर ये इधर भी जाएगा, फिर वापस भी आएगा, फिर पोजिशन में आएगा। तो आपको T/4 टाइम पूछा हुआ है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाए, है ना। तो ये हम इस तरह से सॉल्व इसको कर सकते हैं, इस टेबल के अबाउट SHM हो जाएगा, है ना। ये हमने कर लिया। चलो नेक्स्ट क्लास में सर ये क्वेश्चन में आते हैं। T/4 समझ नहीं आया। बेटे जैसे कोई भी जब ऑस्लेशन होता है ना, तो जैसे इस पोजीशन में डाइपोल था, तो पहले ये ऐसे स्ट्रेट होगा, फिर ये ऐसा होगा, है ना। और फिर क्या होगा, जैसे इससे इस पे आया, फिर इससे इस पोजीशन में आएगा, फिर वापस भी जाएगा। तो ये वन साइकिल कंप्लीट होती है, कि जहां से आपने छोड़ा था वहां से आने में होल साइकिल इज कंप्लीट, तो उसका टाइम पीरियड इज T। लेकिन इसने पूछा है टाइम जो है सिर्फ ये वाला निकालना है, यहाँ से यहाँ जाने का। तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ होगा उतने टाइम यहाँ से यहाँ होगा, फिर वापस आएगा, फिर सेम पोजीशन में आएगा। तो ये जो टाइम है साइकिल का 1/4 है ना, 40/4 है ना। कि जो टाइम पूछा हुआ है वो इसने टाइम पीरियड नहीं पूछा हुआ है, साइकिल का 1/4 पूछा हुआ है इसने, कि इस पोजीशन से पैरेलल होने में कितना टाइम लगेगा। तो T/4 हम ले लेंगे इसमें। अब मैं स्टार्टिंग से आ जाता हूँ, नहीं तो कल का क्वेश्चन छोटा हुआ था इसलिए मैंने करवा दिया। स्टार्टिंग से यू ट्राई टू अटेम्प्ट, है ना। हाँ इससे कर लेते हैं पहले, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया था आपको, है ना। इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो, है ना। इसका आंसर 2ε0 लिखा भी हुआ है। चलो यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सर कर लिया था शायद ये नहीं किया था शायद, ये वाला नहीं किया हमने। वो सिंपल फॉर्म था इस क्वेश्चन का, ये नहीं किया। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन।
मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। यथार्थ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कहीं मॉडिफाई करो, आपका आ जाएगा हो सकता है आंसर। ओके, ये मेरे ख्याल से इसको आप सॉल्व करना कम लोग जानते हैं। निहाल, आपका आंसर वही आया जो यथार्थ का है। वही सेम मिस्टेक आपकी भी हो रही है। हाँ, ये हो सकता है आपने नहीं किया होगा, हालांकि वर्क वाले चैप्टर में ये कंसेप्ट डिस्कस होता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो वर्क वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, है ना, कि भाई वर्क और ये चीज सेम ही है। जब पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यही तो होता है, डेल्टा वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस ई डॉट डी आर, ये ऐसा है ना। और डी आर की जगह पे वी कैन सिंपली राइट, है ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं जिसमें वेरिएबल्स होते हैं ना, डी आर की जगह पे हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। लेकिन चूंकि इसमें फील्ड जो है वो एक्स वाई प्लेन में ही है, तो आपको डी जेड के कैप लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पहले ये लिख लो आप इस तरह से कि माइनस ऑफ फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है एक्स वाई आई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे, है ना। डॉट ऑफ आपका हो जाएगा डी आर, डी आर की जगह पे हम लिख देंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये करने का तरीका होता है ना। ये सेम चीज होती है जो वर्क हम कैलकुलेट करते हैं। वर्क कैलकुलेट करने में फोर्स दिया होगा और ऐसे दिया होगा, तो सेम मेथड से हम वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपने कर लिया तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई है ना, और लिमिट भी आपको दिया हुआ है 1 से 2 तक, 1,1 से 2,2 तक। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, इस पूरे का इंटीग्रेशन।
है ना, और लिमिट है आपका 1,1 से लेके 2,2 तक। अब प्रॉब्लम है इस चीज का इंटीग्रेशन होगा कैसे, क्योंकि इसमें एक्स वाई दोनों वेरिएबल है ना, है ना, इसमें एक्स वाई और ये जो दोनों हैं ये क्या है, बेसिकली आपके वेरिएबल हैं, है ना। तो एक्चुअली में ये जो चीज है ना, इसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये होता है कि जब भी मुझे अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो मैं ये ट्रिक यूज करूंगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, क्योंकि अलग अलग तो कर नहीं सकते हम इसे, अलग अलग करेंगे तो एक्स वाई दोनों वेरिएबल हैं, कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम इसे। तो मैं इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इसमें ये बोलूंगा कि जैसे वाई को मैं अगर कांस्टेंट ले लूं और एक्स डी एक्स को खाली इंटीग्रेट करूं तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, तो ये वाला टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, है ना। ये मेथड होता है कि भाई फर्स्ट टर्म को अगर मैं इंटीग्रेट करूं वाई को कांस्टेंट लेके, जो कि कांस्टेंट नहीं है, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ऐसे सेकंड टर्म को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, है ना, तो सेकंड टर्म को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा वाई के रिस्पेक्ट में तो ये भी चीज सेम आ जाएगी। तो अगर ये दोनों सेम आ जाए मतलब ये जो चीज है ये परफेक्ट डिफरेंशियल है ना। परफेक्ट डिफरेंशियल का मतलब ये हो गया कि इस चीज को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आपका जो है वो ये वाला टर्म आ जाएगा। मतलब इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, कि प्रोडक्ट रूल से जब मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा ना तो वापस से यही चीज आ जाएगी। आप प्रोडक्ट रूल से करोगे तो क्या करोगे, आप बाहर ले लोगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, मतलब ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव है। तो बस हो गया काम आसान कि अगर डी ऑफ दिस इज दिस तो वापस से जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा इस चीज को तो यहां से डी हट जाएगा, तो डी हट जाएगा मतलब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, है ना। तो 2 का फैक्टर आपका आ रहा था, बाकी सब तो ठीक था, तो मैंने वही प्रोसीजर फॉलो किया, ये आ गया। अब यहाँ पे आके मैं रुक गया, अगर खाली एक्स वाले अलग होते वाई वाले अलग होते तब तो मैं अलग अलग करके कर लेता। तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रिक यूज की कि भाई इसमें करके अगर दोनों चीजें सेम आ जा रही हैं तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। इसका मतलब हो गया कि ये जो टर्म होगा इस टर्म को डिफरेंशिएट करके आ रहा होगा, तो डी आर लिख दिया मैंने, इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से आ गया। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दो, लिमिट एक्स वाई की है 1,1 से लेके 2,2 तक, है ना, और एक बाहर माइनस साइन होगा ऑफकोर्स, तो माइनस साइन नहीं भूलना, हर जगह माइनस साइन है। तो इससे जो आपका आंसर आएगा ना वो -15/2 आ जाएगा वोल्ट, है, तो इसका आंसर -15/2 वोल्ट। 15 कई लोग ला रहे थे माइनस, लेकिन है ना -15/2 वोल्ट होगा। चेक कर लो आप इसका आंसर। हाँ 16/2 -1/2 -15/2 सही है। तो ये तरीका है, इसमें भी वर्क भी हम ऐसे निकाल सकते थे कि भाई इस फील्ड की बजाय ये फोर्स हो जाता, बाकी सारा क्वेश्चन सेम होता। तो वर्क भी हम ऐसे निकालते हैं जब फंस जाते हैं। वर्क और पोटेंशियल एक ही चीज तो होती है, चार्ज को मूव करने का वर्क ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो दोनों के प्रोसीजर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और ऐसा जब परफेक्ट डिफरेंशियल हो जाता है मीन्स फील्ड इज कंजर्वेटिव, ऐसा हो रहा है तो फील्ड क्या होती है बेसिकली आपकी कंजर्वेटिव होती है ना, कि फील्ड क्या होती है बेसिकली आपकी कंजर्वेटिव होती है। तो दिस वे वी कैन सॉल्व, तो ये हम कर लेंगे इससे भाई। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो -15/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और पीछे चला जाते हैं थोड़ा सा मैं, और पीछे चले जाते हैं, पीछे से आते हैं एकदम। जो क्वेश्चन क्लास में नहीं कर पाएंगे मैं एज ए होमवर्क आपको दे दूंगा। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम सेपरेशन पहले आर था, अब आर डैश है, तो आर डैश की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आर डैश है ना, आर ही दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, आर डैश है।
और इसने कोई स्मॉल एंगल की बात नहीं कर रहा है ना, स्मॉल एंगल वाला कंसेप्ट इसमें यूज नहीं करना फिर हम, अगर स्मॉल एंगल बोलता तो उसकी बात करते हैं। हाँ, रचित योर आंसर इज करेक्ट। यथार्थ सही है आपका आंसर। पीयूष सही है आपका आंसर।
सुहाना सही है। कार्तिकेय त्यागी सही है। सही है, ठीक बता रहा हूँ। ओके, आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। हम इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। देखो ये तो हम जानते ही हैं कि दिस एंगल इज थीटा, है ना, इसका सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे वेट लग जाएगा, यहाँ पे आपका टेंशन लग जाएगा, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ लग जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये कई बार हम सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, कि इस तरह के क्वेश्चंस में tan थीटा जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg होता है ना। तो पहले केस में अप्लाई करता हूँ इसको, फर्स्ट केस जो दिया था। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका आ जाएगा, जैसे आपका परपेंडिकुलर तो y था, बेस आपका r/2 हो जाएगा। इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज द kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बाई mg। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। तो फर्स्ट केस में आपने इस चीज को अप्लाई कर दिया, बाई tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस तो r/2 हो जाएगी, है ना। तो और अब आपने क्या किया कि इसको हाफ में यहाँ पे कर दिया ताकि ये हाइट y/2 हो जाए। तो r' पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना एंगल भी चेंज हो जाएगा, एंगल सेम नहीं रहेगा, एंगल अब थीटा डैश हो जाएगा। तो जब एंगल हम लिखेंगे tan थीटा डैश, तो आपको तो अब ये फोर्स भी चेंज हो जाएगा, f' हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f' बाई mg सेम ही रहेगा। तो जब मैं tan थीटा डैश लिखूंगा तो अब परपेंडिकुलर तो y/2 हो गया, है ना, और बेस इसका हो जाएगा r'/2, जो आपको निकालना है r' की वैल्यू अब कितनी होगी, इक्वल टू f' आपका हो जाएगा kq स्क्वायर बाई r' स्क्वायर बाई mg सेम है आपका ये इक्वेशन, है ना। बस कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आपका r' और r में रिलेशन हो जाएगा, है ना। या यहाँ से y की इक्वेशन इसमें पुट कर दो, बात एक ही है ना, कि यहाँ से y की इक्वेशन पुट करेंगे तो विल गेट योर आंसर। ध्यान रखना इसमें एंगल भी चेंज होगा, कई बार हम सोचते हैं एंगल सेम ही रहेगा, एंगल सेम नहीं रहेगा। अब तक क्वेश्चन था उसमें एंगल सेम रख के हम करते थे, वो नहीं रहेगा सेम, बल्कि हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो विल गेट योर सी ऑप्शन करेक्ट, है ना। तो सी ऑप्शन आ जाएगा। सर इसमें tan थीटा की वैल्यू तो r/2/y होनी चाहिए। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये एंगल थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ओ हो सॉरी, tan थीटा इक्वल टू r/2/y होगा, अब सही है ना, परपेंडिकुलर r/2 हो जाएगा, बेस y हो जाएगा, यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, ये आपका r'/2 हो जाएगा और ये y/2 हो जाएगा, उल्टा कर देना, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस सेम है ना। तो इस तरह से आपका आ जाएगा, है ना। तो इससे सॉल्व करोगे तो विल गेट आंसर, है ना, क्योंकि थीटा है ना तो परपेंडिकुलर बाय बेस सेम लिख लिया हमने। तो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या कर ये कर सकते थे इजिली आप। सब लोग भेजो भाई, एक दो लोग ही भेजते हैं, सबके आंसर आने चाहिए। हाँ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ, है ना, ऑल इंडिया लेवल पे क्वेश्चन अच्छा माना जाता है। बस डायरेक्शन से आ जाएगा, ये कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
जस्ट डायरेक्शन का अगर ध्यान से करोगे तो आ जाएगा आपका। कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फील्ड से आ जाएगा आपको। अभी नहीं आया, ये आंसर सही नहीं है। ये भी सही नहीं है। मेन वेक्टर ही इसमें यूज होगा, और तो कुछ है नहीं इसमें।
ना अभी नहीं आया आपका आंसर। सब आगे पीछे कर रहे हो लेकिन वो आंसर नहीं आ रहा जो मेरे को चाहिए या जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। ओके चलो, एक लास्ट आंसर मैं किसी का चेक करता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, सुहाना योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड, सही किया आपने, है ना? अब सही किया आपने, है ना? सही बता रहे हैं, इनका आंसर सही है। आप देखो इसने बोला है कि ये कोई वॉच की डायल है। ये कोई आपकी इस तरह से वॉच की डायल है, इसका है ना? थोड़ा बड़ा बनाते हैं ये आपको, ऐसा है ना? और इसमें बोला कि जहां जहां जो न्यूमरल्स हैं उसकी जगह पे उतना ही चार्ज रखा हुआ है ना, कि जहां जहां पे जितना न्यूमरल्स है, ये भी आगे पीछे ही है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। जहां पे जितने न्यूमरल्स हैं उतने ही चार्ज रखा हुआ है ना। जैसे यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे -12 क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे 1 है तो -Q होगा, यहाँ पे -2Q हो जाएगा, यहाँ पे -3Q हो जाएगा, एंड सो ऑन। हाँ पीयूष साहब, आपका आंसर सही है ना? ये आपका हो गया -4Q, ये आपका हो गया -5Q, ये आपका हो गया -6Q, ये -7Q, -8Q, -9Q, है ना? -10Q, है ना? और -11Q, ये आपका है ना? तो इस तरह से रखे हुए हैं। तो इसने बोला सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं क्या होगी, फिर टाइम के बारे में बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इसका आवर हैंड पॉइंट कर रहा है तो टाइम कितना हो रहा है उस टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे डिफरेंस से। आप देखो कि ये Q एंड 7Q का डिफरेंस आ जाएगा, इसकी वजह से Q एंड -Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में कोई E आ जाएगी, है ना? E इज फील्ड ड्यू टू -6Q चार्ज, तो -7Q और Q का डिफरेंस की वजह से फील्ड E है। तो ऐसे सारे पेयर बन जाएंगे, है ना? किस तरह से सारे पेयर आपके बन जाएंगे ऐसे। ये -12 की तरफ भी एक E आ जाएगा, एक इसकी तरफ आ जाएगा, एक इसकी तरफ E आ जाएगा, है ना? क्योंकि सबका डिफरेंस तो आपका जो है ना? तो भाई डिफरेंस अगर हम देखें तो 6 का तो डिफरेंस है ना सब में। हाँ, सब में जो डिफरेंस है वो कितने का है बेसिकली, आपका 6 का है। तो एक ऐसा आ जाएगा और एक आपका ऐसा आ जाएगा, ये सारे फील्ड आ गए, है ना? कि भाई सबका ई जो मैग्नीट्यूड जो है वो ई है और ई की वैल्यू जो है वो एक -6Q की वजह से फील्ड है। अब इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालें? तो जो सारे इक्वल वेक्टर्स होते हैं ना, उसका रिजल्टेंट हमेशा एंगल बाइसेक्टर का होता है। तो सिंगल से हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ, है ना, वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड,
वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम लॉजिक दे सकते हैं। इज अलोंग एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। बहुत सारे एन नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर अगर ऐसे लगे हुए हैं, दो वेक्टर का तो होता ही एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, अगर एन वेक्टर भी है तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो आप ये एंगल देख लो कि भाई ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, है ना। बीच में अगर हम ये वाला एंगल देखें तो ये एक एंगल 30 डिग्री होता है, एक 30 से ही कम ही तो है। तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा 150 हो जाएगा, यहाँ पे बीच का एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। मतलब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कहीं से भी एक साइड से 75 पे होगा, है ना। कि कहीं से एक साइड पे क्या होगा, इसलिए आपका 75 पे होगा। तो एक और सर्कल में बना लेता हूँ यहाँ पे, है ना। ये जस्ट एक डायरेक्शन वाइज ही क्वेश्चन है, और कुछ आपको करना ही नहीं है इसमें, है ना। तो सेम सर्कल मैंने बना दिया। अब आपको होता है 175, आपने एंगल डिफाइन कर लिया। आप पूरा 150 है तो 75 पे इसका होगा। तो एक लाइन जस्ट हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, पूरी लाइन प्लॉट करने की जरूरत नहीं, जो -7 की तरफ है ना। ये 7 ले लो अब तो इसे, अब तो टाइम बताना है आपको, है ना। और एक हम वर्टिकल प्लॉट कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया 7, 8, 9, 10, है ना। और आपका हो गया ये 11 और ये 12। तो आपने बोला ये वाला पूरा एंगल जो है वो 150 है, तो 150 का हाफ जो 75 होगा, 30, 30, 60 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ये इस सब का रिजल्टेंट होगा, है ना। और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल 75 डिग्री होगा। तो 30, 30 एंड 15 डिग्री, तो मतलब 9 से 15 डिग्री आ गया, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा ना। तो इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब टाइमिंग जो होगी वो 9:30 होगी। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 9:30। आपका आंसर आ गया कि आवर हैंड रिजल्टेंट फिल के अलोंग अगर इंडिकेट कर रहा है तो वो टाइम 9:30 होगा, क्योंकि यहाँ से 75 होगा। तो 7 से जब 8 में गए तो 30 डिग्री हो गया, 8 से 9 में गए तो अगेन 30 डिग्री हो गया, एंड 15 डिग्री के मतलब आधा पहुंचे, हाँ। तो मतलब वो आपका 9:30 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 9:30 है। तो इस तरह से डायरेक्शन को कैसे हम करते हैं वो आपको, कोई कैलकुलेशन इसमें है नहीं, सिर्फ डायरेक्शन में है। तो दिस वे वी कैन सॉल्व, है ना। क्या ठीक है। तो डायरेक्शन वाइज समझने के लिए क्वेश्चन होता है। चलो अगले, सर, हाँ बताओ। तो जैसे आपने इसमें अपोजिट चार्ज वाले पेयर लिए, तो हम कोई हाँ, और पेयर नहीं ले सकते थे जैसे? नहीं अपोजिट कहाँ लिया मैंने, अपोजिट पेयर लिया है। आप कोई भी लोगे आंसर तो सेम ही आएगा। सिंपलिसिटी के लिए मैंने ले लिया, मैंने अपोजिट चार्ज का थोड़ी लिया। -q के एग्जैक्ट अपोजिट जो था वो चार्ज नेगेटिव ही था, जिससे उसका डिफरेंस सबका कांस्टेंट रहे, तो आसान हो गया। वैसे कोई भी लोगे आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन बाकी से कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप कोई भी ले लो, है ना। जैसे 12 -12 बाय -6 ले लिया मैंने, जो स्ट्रेट वाइज कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन से, उसको ले लिया, उससे आसानी हो गई। आप ले तो कोई भी सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा। फिर उसमें रिजॉल्व करेंगे, कैंसिल होगा। इसमें आसान है, एक वेक्टर सारे इक्वल आ गए, इक्वल का मैग्नीट्यूड हमेशा एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होता है। तो दिस वे कैन अटेम्प्ट, है ना। ये आपका गैस है ना। ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। अभी इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो थोड़ा सा, मैं अभी ना दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। मैं बाकी क्वेश्चन दे दूंगा आपको क्लास में, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा। अच्छा, ये आपने किया हुआ है शायद, है ना। किया हुआ है तो आ जाएगा जल्दी से। सही है पीयूष, आपका आंसर सही होगा, जितना जल्दी आप बता रहे हो तो।
पता नहीं आपका आंसर सही नहीं आ रहा है जो आपने भेजा है, ये तो सही नहीं है, मेरे पास कुछ अलग आंसर दिया हुआ है। ओके, मैंने आंसर आई गॉट, एक्चुअली आई सुहाना आपका आंसर मैच कर रहा है, लेकिन बाद में आपने चेंज कर दिया। पहले वाला आंसर आपका मैच कर रहा था, है ना। सब लोग सी बोल रहे हैं यार, है ना, क्या गड़बड़ है, मेरे पास डी क्यों दिया हुआ है फिर, है ना। सब लोग जो है सी बता रहे हैं, रमेश, यथार्थ, पीयूष, है ना, सब। सर डी होगा। हाँ, डी ऑप्शन सही है ना, इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, डी आंसर सही है ना। ये चार्ज एंड रेडियस सबका अलग अलग है, चार्ज इतना है, रेडियस इतना है, चार्ज इतना है, रेडियस आर है, चार्ज इतना है, इस स्फीयर का रेडियस इतना है, तो डी ऑप्शन मेरे पास सही आ रहा है। आप एक बार निकाल के देख लो, यानी मैं बताता हूँ, जैसे स्फीयर 1 है, देखो इसमें ई इनसाइड एंड ई आउटसाइड निकालना है अपने। जैसे ई इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है कि कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू, और ई आउटसाइड का जो फॉर्मूला होता है, ई आउटसाइड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ई एट सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, यही तो होता है। तो तीन ही केस ना है, ये पहला वाला आउटसाइड का केस है, तो पहले वाले केस में अगर मैं E1 कैलकुलेट करूँ तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, ये आपका हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। फर्स्ट आ गया आंसर, फर्स्ट की तो फिर यही होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर निकालेंगे तो r/2 से क्या मतलब है, पूरा एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। सेकंड सरफेस पे आ गया, लेकिन चार्ज अब चेंज हो गया, तो ये आपका हो गया 2kq बाई आर स्क्वायर, है ना, कि 2kq बाई क्या हो गया, इसलिए आपका आर स्क्वायर हो गया। तो E2 की वैल्यू तो E1 से ज्यादा है ही, तो देखते ही समझ में आ रहा है। अब इसका चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड के लिए फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। तो जब हम E3 निकालेंगे तो K आ गया, Q की जगह पे 4Q लिख दोगे आप, है ना। स्मॉल आर की जगह पे वो डिस्टेंस जहां पे आपको निकालना है, तो कैपिटल आर आ गया बाई कैपिटल आर क्यूब की जगह पे 2r क्यूब आ गया, है ना। तो E3 ये आ गया, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, सही बात है, क्योंकि आंसर तो प्रिंटेड होता है ना। तो E3 निकाल लेते हैं, है ना, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कि कैपिटल Q इंटू स्मॉल आर, है ना, बाई कैपिटल आर क्यूब, 2r इसका रेडियस है। सर E3 कब नहीं आएगा? हाँ सर इससे सी आ रहा है। सर सी आएगा ना सर? सी सही होगा, हो सकता है मेरे पास आंसर गलत दिया हो, फिर तो इससे सी सही होगा, सी सही होगा आंसर। हाँ सी बिल्कुल सही है। E3 की जो वैल्यू होगी
वो आप कैंसिल कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा नीचे, है ना, के क्यू आर, है ना, ये आपका आ जाएगा के क्यू बाई 2r स्क्वायर। ये तो सबसे लीस्ट आ गया, यस है ना, ये क्या आ गया बेसिकली आपका सबसे लीस्ट आ गया। सबसे लीस्ट का मतलब सी सही है ना, E2 सबसे ज्यादा, फिर E1, फिर E3 सबसे लीस्ट आ गया। सी सही होगा, मेरे पास हो सकता है आंसर गलत होगा, एक बार और मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। उसी क्वेश्चन का आंसर देख रहा हो या कोई दूसरा देख रहा हूँ? सर डी वहाँ पे थर्ड केस में पोटेंशियल निकालने पे आ रहा है, डी ऑप्शन। हाँ, पोटेंशियल मत निकालो, पता नहीं मेरे पास फिर गलत आंसर क्यों है। 67 एक बार देख लेते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ होता है ना कई बार। हाँ यार ये सही नहीं है, सो होगा गलत, मैंने ले लिया। ये कोई दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, फिर दूसरी बुक का क्वेश्चन है ये, है ना, सही आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किसी दूसरे बुक में देख रहा था मैं, सेम नंबर पे, वो सेम नंबर पे दूसरा क्वेश्चन है। तो आप सबका आंसर सही था जिन्होंने भी सही दिया है ना, तो ये पाएगा। तो ये तो हम जानते हैं इनसाइड आउटसाइड, है ना। तो देखो एडवांस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस वो इनसाइड आउटसाइड तो पूछ रहे हैं, है ना। तो जस्ट हम इसकी बात करते हैं। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये ऐसे आसान है। फिल लाइंस के ऊपर दिस इज मेरे ख्याल से मल्टीपल करेक्ट है, ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट टाइप होगा शायद। हाँ, निहाल एंड रमेश, योर आंसर इज करेक्ट। सही है। हाँ, भव्या सही है, पीयूष भार्गव सही है। यथार्थ आपका एक आंसर सही है, लेकिन एक और भी करेक्ट होगा इसमें, इतना मल्टी करेक्ट है आंसर। है ना। सोहाना रावल आपका एक आंसर सही है, यथार्थ सही है आपका आंसर दोनों। अंकुश आपके एक आंसर सही है, कार्तिकेय एक आंसर सही है ना। हर्षित, आसी आपके एक एक आंसर सही, लेकिन एक और भी सही होगा, सही बता रहे हो आप इसमें, है ना। इसमें जो आंसर बता रहे हैं मुझे लोग, है ना, दैट इज द ए एंड डी इज करेक्ट, है ना। एक ऑप्शन ए सही होगा, एक ऑप्शन डी सही होगा। सर मैंने दोनों सेंड करे हैं आपको, एक दोनों सेंड किए आपने? यस हाँ, अंकुश कुमार वर्मा आपका सही है, ए एंड डी आ गया, है ना। तो जब ए और डी लेंगे तो इसमें आपको पता है कि क्यू से चार्ज बाहर निकल रहे हैं, मतलब Q1 जो है वो पॉजिटिव है ना। Q2 में चार्ज टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब Q2 नेगेटिव है। अब इससे नंबर ऑफ लाइन ज्यादा निकल रही हैं और टर्मिनेट कम हो रही है, अब काउंट करके देख लो। तो मतलब Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2।
तो इसके नंबर ऑफ लाइंस 3 है ना, 8, 3 11, 11 3 14 एंड 115 जा रही है ना, है ना, 8 3 11 3 14 एंड 15 आ रही है। लेकिन जो टर्मिनेट हो रही हैं वो 6 एंड 7 एंड 2 9, 9 से टर्मिनेट हो रही है ना, कि 9 सिर्फ इसमें क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 ज्यादा होगा। पहली बात ये आ गई। फिर ये पूछ रहा है कि कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब देखो एक चार्ज तो Q1 जो है वो पॉजिटिव है और जो Q2 है वो निगेटिव है ना, तो बीच में तो फील्ड जीरो हो ही नहीं सकती ना इन दोनों के बीच में, क्योंकि फील्ड दोनों की ऐड हो जाएगी। तो या तो यहाँ पे जीरो होगी या यहाँ पे जीरो होगी, है ना। तो अगर मैं Q1 के पास जीरो लूंगा तो यहाँ भी जीरो नहीं हो सकती है। Q1 के लेफ्ट साइड पे इसलिए जीरो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि Q1 चार्ज बड़ा है ना और डिस्टेंस छोटी है। तो Q1 की वजह से अगर E1 फील्ड लेफ्टवर्ड है और Q2 की वजह से अगर E2 फील्ड राइटवर्ड है तो E1 की वैल्यू जो होगी वो E2 से ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि चार्ज भी बड़ा है और डिस्टेंस भी कम है। तो E1 डोमिनेट करेगा E2 के ऊपर। हाँ यहाँ हो सकता है, यहाँ पे Q1 की वजह से फील्ड राइटवर्ड E1 है और Q2 की वजह से फील्ड लेफ्टवर्ड E2 है। अब चूंकि जो चार्ज बड़ा है उसकी डिस्टेंस भी ज्यादा है और जो चार्ज छोटा है उसकी डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे E1 और E2 एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। मतलब E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर का सम जीरो हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये फाइनाइट डिस्टेंस राइट ऑफ Q2 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी राइट ऑफ Q2, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये और डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सिलेंडर है ऐसा और सिलेंडर में एक कैविटी है, वही है, पूरे का निकाल के कैविटी को माइनस कर दो, तो विल गेट योर आंसर। इन्फाइनिटली लॉन्ग सिलेंडर है, तो इन्फाइनिटली लॉन्ग सिलेंडर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जो है ना, ये बिहेव करेगा एज ए लाइन ऑफ चार्ज, नहीं तो गॉस लॉ यूज करना पड़ेगा। इट विल बिहेव एज ए लाइन ऑफ चार्ज एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, अदरवाइज तो गॉस लॉ यूज करके निकालेंगे। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं आंसर।
बस ठीक है आपका आंसर रमेश, आप ठीक बता रहे हो, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है रमेश आपका आंसर। ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे आप सॉल्व कर लोगे लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे सब लोग आप यू कीप ऑन सॉल्विंग, क्योंकि इसको फ्रेश पेज पे आराम से मुझे बताना पड़ेगा। देखो इसमें एक आपका सिलेंडर था, है ना, तो सिलेंडर जो था इस तरह से, अगर इसमें कैविटी नहीं होती, तो इसने बोला अगर कैविटी नहीं होती तो सेंटर से कितनी फील्ड होती। कैविटी क्या भी हम भूल जाते हैं, तो इस पॉइंट पे निकालना है मुझे फील्ड कितनी होती है स्मॉलर डिस्टेंस पे, है ना। तो पहले तो मैं वो निकालूंगा कि अगर कैविटी नहीं होती तो फील्ड कितनी होती। तो कैविटी नहीं होती तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, गॉस लॉ यूज कर लूंगा। यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस ले लूंगा सिलेंड्रिकली, तो ये गॉसियन सरफेस हमेशा सिलेंड्रिकल लेते हैं वैसे, है ना, कि यहाँ पे हम गॉस लॉ यूज करके उस पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं कि भाई सिलेंडर की, वैसे तो मैंने बोला है कि लाइन ऑफ चार्ज की तरह बिहेव करेगा वो, लेकिन कितनी फील्ड होगी वो हम निकाल लेते हैं, है ना, कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जैसे स्फीयर पॉइंट चार्ज होता है, ये लाइन ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो निकालना आसान है, अगर ये डिस्टेंस आर है तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2πr इंटू एल। एल में ये वाला लेंथ ले लेता हूँ, है ना, ई इंटू 2πrl हो गया, इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड इसके अंदर का चार्ज हो जाएगा, तो इसके अंदर का जो चार्ज हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, πr² हो जाएगा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, πr² l बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, एल भी कैंसिल हो गया, है ना। तो अल्टीमेटली फील्ड की वैल्यू आपकी आ गई, फील्ड की वैल्यू आ गई ρr², है ना, बाई 2 इंटू स्मॉलर
इनटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये पूरे सिलेंडर की वजह से आर डिस्टेंस पे हो गया। तो मैं कंप्लीट सिलेंडर की वजह से फील्ड को अगर मैं E1 ले लूं, है ना, ये क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो सब? है ना, ये आपका आ गया रो आर स्क्वायर बाई, क्या कर रहे हो ये सब? बस नेक्स्ट टाइम मैं हटा दूंगा मीटिंग से आपको। ये आपका आ गया रो आर स्क्वायर, है ना, एल कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा, है ना, कि ये जस्ट आपने इसको 2r एप्सिलॉन नॉट ले लिया आपने, है ना। तो E1 फील्ड की वैल्यू, आप इसको स्मॉलर की वैल्यू इसने 2r लिया हुआ है, तो E1 आ गया। तो भाई अगर कैविटी नहीं होती तो फील्ड की वैल्यू कितनी होती, है ना। तो ये कैविटी नहीं होती तो फील्ड की वैल्यू हम निकाल लेते, है ना। कैविटी की नहीं होती तो फील्ड की वैल्यू होती है रो इंटू कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 इंटू स्मॉल r, स्मॉलर की जगह पे 2r आ जाएगा, इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका एक और r कैंसिल हो गया, ये फील्ड होता है रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, हाँ, ये आपका आ जाता है। अगर कैविटी नहीं होती तो इतनी फील्ड होती। अब इसके अंदर से हमने एक कैविटी ले लिया ऐसे, तो कैविटी वाली फील्ड अगर हम E2 ले लें तो कैविटी तो एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा ना, तो उसकी वजह से फील्ड तो KQ बाई R स्क्वायर हो जाएगी। अब Q हम ले लेंगे, इस कैविटी की रेडियस इसने R/2 बोला हुआ है, तो Q की जगह पे आ जाएगा, इसकी जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, है ना, इंटू Q की जगह पे डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई इंटू R/2 का Q डिवाइड बाई स्मॉलर स्क्वायर, अगेन 2r ही है, तो 2r स्क्वायर आ गया। तो ये E1 पूरे की वजह से, ये कैविटी की वजह से, तो नेट फील्ड उस पॉइंट पे E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो जब आप नेट फील्ड इसमें कैलकुलेट करोगे और कंपेयर करोगे तो आपका जो आंसर है वो 6 आ जाएगा, है ना, कि आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसलिए आपका 6 आ जाएगा। तो पहले पूरा कंप्लीट मान लिया, है ना। कंप्लीट का एक्चुअली सिलेंडर का फॉर्मूला मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसको गॉस लॉ से निकाल लिया कि सिलेंडर के क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अभी। तो नेट इसका जो आंसर आएगा वो 6 आ जाएगा आपका, है ना। आंसर कितना होगा बेसिकली आपका 6 आ जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन था आपका, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा, है ना, K की जगह पे 6 आ जाएगा, वैल्यू ऑफ K जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसलिए आपका 6 आ जाएगा, है ना। तो हम कर सकते हैं, है ना, ये आपका आ जाएगा इस तरह से, है ना। मैं अभी शो कर रहा हूँ इसका। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसका जो सॉल्यूशन था मैंने यहाँ पे शो किया था उसमें। है ना, ये आपका आ गया इस तरह से। तो आंसर 6 आ जाएगा इसका, आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। राइट, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन ग्रुप में डाल देता हूँ आपको रिस्पॉन्स तो देते नहीं हो, है ना। तो उसको सॉल्व करके, आज आपका संडे है तो ट्यूसडे तक सॉल्व करके उसके आप आंसर एक बार वेरीफाई कर देना। ट्यूसडे को मैं आंसर शेयर करूंगा उसमें, ओके सर। आंसर क्या है एक बार करना जरूर उस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ ना सारे थोड़े से अलग से होते हैं और एकदम वो सिलेक्टेड होते हैं। तो ऐसे आप सोचोगे मैं यहाँ से ही कर लूंगा वहां से भी कर लूंगा, तो वो नहीं होगा। इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस के असेंबली ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना इसमें, तो उसको सॉल्व जरूर करना। तो एक लास्ट क्वेश्चन और शेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग ऑफ करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बड़ा टॉपिक होता है, एंडलेस चीजें हैं सारी। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हो सकता है मैंने लास्ट ईयर ग्रेविटेशन में भी इसको करवाया होगा आपको।
है ना, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका है, और ये डिस्टेंस जो है ना सेंटर से 2r है, इधर भी 2r। हाँ रमेश, सही आंसर है आपका, सही आंसर है। कार्तिकेय, सही है आपका आंसर। ना ये सारे नहीं आ रहे। पीयूष झा, सही है आपका आंसर, सही है ना। काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, टाइम नहीं है तो बता देता हूँ। दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे करेक्ट है ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, है ना, कि कैसे करेक्ट है वो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि कैसे ये क्वेश्चन आपका करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये इतना आ जाएगा, है ना। तो देखो इसके लिए हम करेंगे क्या ना, यहाँ पे जैसे आपका एक हेमिस्फीयर था ऐसे, है ना। अगर मैं पूरा स्फीयर एज्यूम कर लूँ ऐसे कि हेमिस्फीयर के बजाय पूरा स्फीयर है, पूरे से अपर वाले को माइनस कर देंगे तो ये फील्ड आ जाएगी, है ना। कंसेप्ट ये तो होगा कि भाई इसका रेडियस तो आ रहा है ना। तो थोड़ा सा पॉइंट मुझे, चलो मैं फ्रेश पेज एक ले लेता हूँ, है ना। आई विल टेक वन फ्रेश पेज। इसको समझना जरूर इस क्वेश्चन को आप, है ना, कि ऑलवेज इसको समझना जरूर इस क्वेश्चन को आप, है ना। जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा फिर मुश्किल हो जाएगी आपको।
चलो ये जैसे फ्रेश पेज में अगर लूं तो इसने जस्ट ये बोला हुआ है कि ये कोई हेमिस्फीयर है ना, और हेमिस्फीयर से सेंटर से किसी लाल हाइट पे यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे नेट फील्ड ई है। अगर इसमें वॉल्यूम चार्ज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी इसने दिया हुआ है रो, और इसकी रेडियस इसने दी हुई है आर, है ना, इसकी रेडियस कितनी है बेसिकली आपकी आर है ना। तो अगर ये ई है तो इतनी डिस्टेंस नीचे पे यहाँ फील्ड कितनी होगी ये पूछा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, ये फील्ड निकालूंगा कैसे, मैं यहाँ पे ले लूंगा कि अगर सिमिलर ऐसे होता, इस पूरे स्फीयर को मान लेंगे, तो उस ए पॉइंट पे एट पॉइंट ए, एकदम ठीक से समझना, एज पॉइंट ए इफ filled due to complete sphere is E1, है ना। तो वो E1 फील्ड में निकाल सकता था क्योंकि उस पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज। तो K आपका आ जाएगा, Q की जगह पे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ले लेंगे हम। तो चार्ज निकालने के लिए भाई आपका यहाँ से, है ना, K की वैल्यू भी बाद में पुट कर देंगे भाई। ये डिस्टेंस इसने बोला हुआ है 2r है ना, तो 2r स्क्वायर हो गया, है ना। K क्या आ गया बेसिकली आपका डिस्टेंस ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा बेसिकली आपका 2r स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ से वो जो फील्ड आएगी ना वो आपकी आ जाएगी ρr बाई 12 एप्सिलॉन नॉट, है ना, कि उस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो ρr बाई कितना हो जाएगा बेसिकली आपके 12 एप्सिलॉन नॉट। बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे बेसिकली आपके कैंसिल हो जाएंगे, है ना, बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे बेसिकली आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपने फील्ड निकाला अगर ये पूरा कंप्लीट स्फीयर होता, लेकिन इसने तो लोअर हाफ के लिए बोला हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे एक E2 फील्ड ले लेता हूँ। E2 इज द फील्ड ड्यू टू अपर हाफ, है ना। तो अब से बात है कि E1 पूरे की वजह से, E2 अपर हाफ की वजह से है। तो अगर सिर्फ लोअर हाफ की वजह से मुझे निकालना है तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा कि व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू लोअर हाफ, है ना, जो कि आपको दिया हुआ है कि भाई एक ही हाफ अगर होता लोअर हाफ तो उसकी वजह से ए पॉइंट पे फील्ड जो होता वो आपका ई होता। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, है ना। तो ई तो गिवन है आपको कि लोअर हाफ की वजह से फील्ड ई है। E1 आपने निकाल लिया ρr बाई 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2। तो यहाँ पे फील्ड ड्यू टू द अपर हाफ आ जाता, इस ए पॉइंट पे फील्ड ड्यू टू द अपर हाफ आ जाता। तो E2 की वैल्यू जो आ जाती है आपकी आ जाती है बेसिकली आपकी ρr बाई 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस ई आ जाता है। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ भाई। रेडियस इज 2r, रेडियस 2r थोड़ी दिया हुआ है, r दिया हुआ है ना, रेडियस थोड़ी 2r लिया है हमने, डिस्टेंस लिया है 2r, भाई सेंटर से इस पे पॉइंट की डिस्टेंस, ये तो 2r क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, है ना, कि सेंटर से डिस्टेंस जो है वो 2r दिया हुआ है। तो ये आपने निकाल लिया और यही आपका आंसर होगा। ये इसलिए आंसर होगा क्योंकि अभी आपने क्या निकाला कि अगर मैं अपर हाफ एज्यूम कर लूं तो अपर हाफ के सेंटर से किसी 2r डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू जो आपने निकाली है वो E2 निकाली है, E2 निकाला आपने। तो आप देखो इसने पूछा है कि लोअर इस हाफ की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, बी पॉइंट पे। चलो सही हाँ, इसी को है ना, कि जैसे इसके अपर हाफ के लिए ए पॉइंट है वैसे लोअर हाफ के लिए बी पॉइंट है, तो दोनों की फील्ड क्या होगी, सेम ही होगी। तो E2 की वैल्यू आपकी आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन क्या हो जाएगा बेसिकली आपका कंसंट्रेटेड। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते बेटा, हम सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ मास सिर्फ वो सेंटर ऑफ मास में यूज करना है, हर जगह पे यूज नहीं करना उसे, है ना। वी कैन नॉट यूज दिस सेंटर ऑफ मास, सिर्फ सेंटर ऑफ मास चैप्टर में या रोटेशन वगैरह में यूज करना है, मैकेनिक्स में। बाकी सब जगह पे हम यूज नहीं करेंगे उसे, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो E2 आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन में चार्ज की जगह पे मास आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा, तो सेम क्वेश्चन आ जाएगी आपकी, है ना। तो ग्रेविटेशन में भी हो सकता है मैंने इस क्वेश्चन को दिया होगा आपको, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। आज के लिए इतनी काफी है ना। मैं बाकी क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसको आप
सॉल्व करना थोड़ा सा घर पे, है ना, घर पे। और फिर आंसर मैं ट्यूसडे को दूंगा, एक दिन में सॉल्व कर लोगे, अपने आंसर वेरीफाई कर लेना, दैट्स ऑल। ये करना है ना, ये आप करेंगे।